A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholar's Guide. So, it's my good fortune that हमारे दो टॉपिक्स जो हैं पूरे कंप्लीट हो चुके हैं. दो चैप्टर बोलूँगा मैं उन्हें. एक है रिसर्च एप्टीट्यूड जिसकी 15 वीडियोस थी और एक है लॉजिकल रीजनिंग जिसकी आई गेस आई हैव अपलोडेड अराउंड 12 वीडियोस. नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक द टॉपिक दैट वी हैव इज पीपल एंड एनवायरनमेंट. पीपल एंड एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको आज हम कवर करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं इसको बेसिकली. तो हाँ, हाँ ठीक है. तो मैंने यहाँ पर टॉपिक 1 डाला है. तो आई गेस ये टॉपिक कौन सा है, चलो मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा इसको. ठीक है. सो द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. टॉपिक क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इसको मैंने दो वीडियो में कवर कराया है. ठीक है, पहली वीडियो आज देखेंगे. The Environment Protection Act 1986 is a central law enacted by the Parliament of India to protect and improve environment and prevent hazards to human, animal and plants. It's basically since ये environment की बात करता है तो human, animal, plant को तो इसको consider करना ही पड़ेगा. ये क्या central law है जो 1986 में आया. सेंट्रल लॉ सिंस सेंट्रल लॉ इट मस्ट बी इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बाद ही सेंट्रल लॉ बनेगा. ठीक है. प्रोटेक्ट किसको करता है? ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स को. ठीक है, आगे देखेंगे. दिस एक्ट वाज पास्ड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी. भोपाल गैस ट्रेजेडी आप सभी को पता है कि 1984 में हुआ था. इट वाज वेरी बहुत गलत हुआ था कि कई बहुत लोग इसमें दे लॉस्ट देयर लाइफ. तो ये पास किसके बाद हुआ? भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद. द एक्ट इज रूटेड इन द डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस. अब आगे आप पढ़ेंगे स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस के बारे में और इससे रूटेड कई सारी अदर अदर कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं और उसके बाद उनमें बहुत सारे काम हुए. ठीक है, इसको याद रखना है. क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में हुई थी जून 1972. तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तो यहाँ से रूटेड है क्या? हमारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. मतलब यहाँ से उसने इंस्पिरेशन ली किस चीज की? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की थी. अब द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज एनेक्टेड अंडर किसके अंडर था? आर्टिकल 253. ध्यान से याद रखना इसको, आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मीनिंग क्या आर्टिकल 253 का? गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू मेक लॉज. ये क्या देता है? पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को. लॉज किस पे बनाने के लिए? इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट. जैसे इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट हो रखे पर इंडिया में उस पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? आर्टिकल 253 के पास है. डिसीजन टेकन एट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, उसको इम्प्लीमेंट करने का लॉ बनाने का किसके पास पावर है? आर्टिकल 253. दैट्स वाई इंडिया कुड मेक लॉ बेस्ड ऑन स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस. देख जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स कॉन्फ्रेंसेज हैं उसके बेस पे लॉ बनाएगा. तो जैसे स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसके बेस पे लॉ कौन सा बनाया? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. किसने बनाया? किसके तहत बनाया? आर्टिकल 253. ठीक है. नाउ आर्टिकल 48 है. कुछ आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं. 48A, 51, 51AG. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. को एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट्स की जो पॉलिसी है उसका एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. क्या कहता है ये? द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेट के एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ को ये प्रोटेक्ट करे. ये किसके अंडर है? आर्टिकल 48 के अंदर है. ठीक है, इसको ध्यान रखना. एक आर्टिकल 48 है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और क्या करता है? सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, आगे हमारे पास आता है आर्टिकल 51AG ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 51AG क्या बताता है? ये एक फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन. देखो वो गवर्नमेंट के बारे में बताता है, ये क्या बताता है? सिटीजन्स के बारे में. आप सभी को पता है हम लोगों की सिविक सेंस कितनी हाई है. ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 51AG भी है यहाँ पर. Every citizen must protect and improve the natural environment,
जैसे कि फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है, इसको कैसे हम प्रोटेक्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं? इनमें कूड़ा ना डाल के, इनको गंदा ना करके, इनके किनारे अननेसेसरी केओस ना मचा के, ठीक है। एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स के साथ कंपैशन होना चाहिए, उनसे सहानुभूति होनी चाहिए, और वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दोज हु आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। की पॉइंट्स इसमें देख लेंगे। अप्लाइज टू सिटीजन, गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये क्या है? सिटीजन्स के लिए। मोरल एंड सिविक मोरल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें थोड़े अपने सिविक सेंस पे काम करने की बहुत जरूरत है, हम सभी को, इंक्लूडिंग मी। एग्जाम ट्रैप, इट इज अ ड्यूटी नॉट राइट, ये ड्यूटी है, राइट नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट द ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर, हमारी वाइल्ड लाइफ आती है, ठीक है। आगे आता है आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कौन सा आर्टिकल कर दिया? 41 एजी कर दिया। और कौन सा कर दिया? आर्टिकल 253, आर्टिकल 48 है, ध्यान से याद रखना सभी को। अब आता है आर्टिकल 51 जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कहता है? इट इज ऑल्सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे हमारा आर्टिकल 48 था ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वैसे हमारा क्या है? आर्टिकल 51, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या कहता है? प्रमोट इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। ये सिर्फ इंटरनेशनल, ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल के बारे में बात करता है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट रिलेशन बिटवीन नेशन, जो दो नेशन है उनके बीच में अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, जो होपफुली आवर करंट गवर्नमेंट इज पेइंग मच अटेंशन ऑन, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इन दिस chaotic सिचुएशन हमें चीज़ों का उतना पता नहीं लगा। आप न्यूज़ देखोगे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या फिर आप रिसेंटली आपने देखा होगा थाईलैंड, जिसका वॉर से कोई मतलब नहीं था, उसका जहाज उड़ा दिया, मतलब ही नहीं। तो इसीलिए वी शुड बी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट फॉर मेंटेनिंग जस्ट रिलेशन बिटवीन नेशंस। रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज, ये भी किसके अंडर आता है? आर्टिकल 51। इट सेज दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉ दैट हैव बीन मेड, ठीक है। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अब ये चीजें दे डोंट यूजुअली अट्रैक्ट पेनल्टीज, बट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इट अट्रैक्ट्स पेनल्टी। व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टी? इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years, फाइन अप टू 1 लाख, कंटिन्यूइंग ऑफेंस हुआ तो एक्स्ट्रा फाइन, कंटिन्यू बियॉन्ड 1 year, जो ऑफेंस इन अगेंस्ट एनवायरमेंट के अगेंस्ट जो ऑफेंस है, अगर 1 year से ज्यादा हुआ तो 7 साल की हमें सजा होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यहाँ तक ठीक है, वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट से इनेक्ट हुआ तो आपको एक आर्टिकल आपके माइंड में क्लिक किया होगा, ठीक है। इंडिया अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यहां पर देखो, आर्टिकल 253 गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पीवाईक्यू भी हो गया, टॉपिक भी हो गया, ऑल्दो ये आधा टॉपिक है। जो नेक्स्ट इसके पार्ट में हम जो बॉडीज हैं जो रिलेटेड टू यू नो दिस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उनके उनको भी हम काउंटर करेंगे। आई गेस ये 20th टॉपिक, विल सी अबाउट दैट, ओके। So thank you so much. If I hope you liked it. If you did, you know what to do. You have to subscribe to the Scholars Guide, क्योंकि वो एक सोल मोटिवेशन है मेरे लिए वीडियो बनाते रहने के लिए। एंड ओके, एक्चुअली आई हैव अ चैलेंज फॉर यू। इफ यू नो समथिंग अबाउट मूड्स एंड फिगर के बारे में अगर आपको कुछ भी पता है, तो मेरे चैनल पे एक मूड्स एंड फिगर की लॉजिकल रीजनिंग में लास्ट लास्ट में वीडियोस हैं। आई बेट यू कि आप उस वीडियो को देखो और उसमें पीवाईक्यू स्टॉप करके आप सॉल्व करना। नहीं सॉल्व हुए तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन कि ये अच्छा नहीं, बिकॉज आई नो दैट दैट इज वेरी कमेंडेबल एंड आई हैव मेड दैट विद ड्यू प्रिसिजन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।